हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो दिस इज द सिक्स क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पहले की क्लासेस की तरह यहाँ भी हम तीन सेट्स डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ इट सेज फाइव मैन कामली कुंबले कमलेश करीम एंड किशन दे आर वर्किंग इन द सेम कंपनी बट दे आर अर्निंग द डिफरेंट सैलरीज। सो दे आर मैरिड टू फाइव वुमेन। तो उनके नाम है, लेडीज के नाम है कुंती, कीर्ति, कामिनी, करीना एंड कृष्मा, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। फिर हमारे पास ये 6 पॉइंट्स हैं जिनमें हमें इनकी सैलरी दे रखी है या फिर ये बताया गया है कि कौन पर्सन किसके साथ मैरिड है। मतलब इस पूरे सेट में अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मुझे यहाँ पे आ, एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले कॉलम में लेट से मैंने हस्बैंड्स को सेट कर लिया, फिर या अरेंज कर लिया एक बार, उनके सामने उनकी वाइफ्स और फिर उनके जो सैलरीज हैं उनको मुझे लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी उसी के ऊपर आ रहा है कि 5 लाख कौन अर्न कर रहा है, कीर्ति का हस्बैंड कौन है, इफ कामली इज नॉट मैरिड टू कुंती। इसका मतलब ये हो गया कि कामली, इफ लिखा है इफ कामली इज नॉट मैरिड टू कुंती, इसका मतलब हो सकता है कि टेबल कंप्लीट ना हो। ठीक है, कामली की शादी एग्जैक्टली किससे हो रही है वो ना समझ आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। तो टेबल कुछ इस तरह का बना है जिसमें मेल मैंने यहाँ पे पहले फिक्स कर दिया है। फर्क नहीं पड़ता पहले किसको फिक्स करते हो, हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन कर रखी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेल्स को फिक्स कर लिया, कामली, कुंबले, कमलेश, करीम और किशन। और फीमेल्स अब हम यहाँ पे अरेंज करेंगे और उनकी जो सैलरीज है वो भी साथ में हम देखेंगे क्या क्या आ रही है। अब अगेन, जैसे पहले बात हम करते रहे हैं कि हम स्टार्ट हमेशा करते हैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से। जो भी मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर इनडायरेक्ट वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट वाले को साथ में साइड पे लिखते जरूर जाएंगे, जरूर हम इतना जरूर हमें करना है। सो पहला पॉइंट कह रहा था पर्सन हु इज मैरिड टू कीर्ति इज नीदर अर्निंग द मैक्सिमम नॉर द मिनिमम सैलरी। द पर्सन हु इज मैरिड टू कीर्ति, ठीक है, इसका मतलब जो कीर्ति का हस्बैंड है, ठीक है, जो भी कीर्ति का हस्बैंड है वो ना तो मैक्सिमम सैलरी अर्न कर रहा है ना ही वो मिनिमम सैलरी अर्न कर रहा है। पता नहीं कौन है, ठीक है, इतना समझ आ गया। सेकंड पॉइंट सेज द हस्बैंड ऑफ कामिनी इज अर्निंग ₹5 लाख पर एनम। ठीक है जी, तो कामिनी का जो हस्बैंड है वो 5 लाख रुपीज पर एनम अर्न कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है, ये भी हमारी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। थर्ड पॉइंट सेज किशन अर्न्स 6 लाख रुपीज पर एनम। तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि किशन की सैलरी 6 है। यहाँ पे हमने 6 फिल कर दिया, जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट थी हमने लिख ली साइड में, उस टेबल में फिल कर दी इसको हमने। कुंबले दी हस्बैंड ऑफ कृष्णा। अब ये भी डायरेक्ट पार्ट है, कुंबले जो है हस्बैंड है कृष्णा का। एक बार इसको फिल कर लो, कुंबले जो है वो कृष्णा का हस्बैंड है। कुंबले दी हस्बैंड ऑफ कृष्णा इज अर्निंग ₹1 लाख पर एनम मोर देन कमलेश हु अर्न्स लेस देन किशन। तो कुंबले की सैलरी 1 लाख रुपया ज्यादा है कमलेश से, और कमलेश की सैलरी किशन से कम है। लेकिन मुझे पता नहीं कि कमलेश की सैलरी कितनी है। तो एक बार के लिए यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं क्योंकि पता कुछ नहीं है। मान लो कमलेश की सैलरी एक्स है, सो दैट कुंबले की सैलरी x+1 होगी। आल्सो एक्स जो है वो 6 से कम है, बिकॉज एक्स जो है वो जो एक्स है वो आपकी सैलरी कमलेश की है जो किशन से कम है, और 6 जो है किशन की सैलरी है। एक्स शुड बी लेस देन 6। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 says कामली हु इज नॉट मैरिड टू कामनी इज अर्निंग ₹5 लाख पर एनम मोर देन करीम। अब कामली की शादी कामनी से नहीं हुई, मतलब कामली जो है वो 5 लाख अर्न नहीं कर रहा, लेकिन इसकी सैलरी 4 लाख पर एनम ज्यादा है करीम से। अब करीम की नहीं पता कितनी है, तो करीम के लिए हम वेरिएबल अलग यूज करते हैं। लेट से y है तो इसकी y+4 हो जाएगी। ईच ऑफ 5 men अर्न एटलीस्ट 1 लाख पर एनम। सबकी सैलरी कम से कम 1 लाख है। ईच मैं अर्निंग इज अ नेचुरल नंबर, मतलब डेसिमल्स में कोई अर्न नहीं कर रहा, और कम से कम 1 लाख हर कोई अर्न कर रहा है। अब इसके बाद देखो जितना था हमने फिल कर दिया, इतना समझ आया डायरेक्ट। कुंबले की वाइफ कृष्णा है, किशन की सैलरी 6 लाख है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं पता। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना, जो हम यूज कर सकते हैं वो यही यूज कर सकते हैं कि x इज लेस देन 6, x 6 से कम है। ठीक है, x इज लेस देन 6, और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, कीर्ति का हस्बैंड मैक्सिमम मिनिमम अर्न नहीं कर रहा, पता नहीं कौन है अभी तक। कामनी का हस्बैंड 5 लाख कर रहा है। काफी केसेस बन सकते हैं यहाँ पे, तो इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। एक्स की सैलरी अगर एक्स अगर 6 से कम है, एक्स कमलेश की सैलरी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 से कम रखना है। सो इज इट कैन इट बी इक्वल टू 5? लेट्स सी कि क्या ये 5 हो सकती है। तो अगर आपने ये 5 रखा तो कुंबले की सैलरी 6 हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है यार यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है दैट दे आर अर्निंग डिफरेंट सैलरी, सबकी सैलरी डिफरेंट है। तो यहाँ पे
इस केस में कुंबले और किशन की सैलरी बराबर हो जाएगी, मतलब 5 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कमलेश की सैलरी 5 नहीं हो सकती। क्या 4 हो सकती है? अगर 4 रखते हो तो यहां अगर आपने 4 रखा तो इसकी 5 हो जाएगी। अब 5 सैलरी होती है, 5 लाख सैलरी है कामनी के हस्बैंड की, बट यहाँ पे 5 लाख सैलरी बन रही है कृष्णा के हस्बैंड की। अगेन नॉट पॉसिबल, तो 4 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे 4 पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। ठीक है ना, कमलेश की सैलरी 3 हो सकती है, कुंबले की 1 लाख ज्यादा 4 हो सकती है। या फिर इसको अगर आप यहाँ पे अगर 2 रखते हो तो यहाँ 3 पॉसिबल है। यहाँ अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ पे 2 भी पॉसिबल है। तो x की वैल्यू जो है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 1 तो मिनिमम है ही है। एवरीवन इज अर्निंग एटलीस्ट 1 लाख। तो कमलेश की सैलरी अगर 1 है तो कुंबले की 2 हो जाएगी, कमलेश की 2 है तो कुंबले की 3, कमलेश की 3 है तो कुंबले की 4 हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद इतना समझ आ रहा है कुंबले और कमलेश में हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन कितना कमा रहा है अभी तक, लेकिन इतना पता है कि कुंबले की सैलरी 3 केसेस बन सकते हैं, कमलेश की सैलरी के भी हमारे पास 3 केसेस अभी बन सकते हैं। लेट्स सी कि ये केसेस आगे कम होते हैं या इतने रहते हैं। अब यार इसके बाद हम देखते हैं कामनी का हस्बैंड कौन होगा। कामनी का हस्बैंड 5 लाख अर्न करता है, तो यहाँ लिखा है कामली इज नॉट द हस्बैंड ऑफ कामनी। तो कामली कामनी का हस्बैंड नहीं है। कुंबले की वाइफ कृष्णा है, ये नहीं है। कमलेश नहीं हो सकता कि कमलेश या तो 1 लाख अर्न करेगा या 2 या 3, तो ये भी नहीं हो सकता, कमलेश भी बाहर हो गया। किशन भी बाहर हो गया क्योंकि उसकी सैलरी 6 लाख है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है करीम, करीम की जो वाइफ है वो कामिनी है। ठीक है, तो कामिनी जो है वो करीम की वाइफ बनेगी। तो करीम जो होगा वो 5 लाख अर्न करेगा, विच मीन्स कि कामली की सैलरी से 4 लाख ज्यादा है, तो कामली 9 लाख अर्न करेगा। ठीक है, तो सैलरीज इनकी सबकी हमने बना दी। अब अगर वाइफ पे आए तो बचा कौन? अच्छा, कीर्ति का। अब कीर्ति का जो हस्बैंड है वो ना तो मैक्सिमम अर्न करता है ना मिनिमम अर्न करता है। तो कीर्ति का हस्बैंड कामली नहीं हो सकता जो मैक्सिमम अर्न कर रहा है। कमलेश नहीं हो सकता जो मिनिमम अर्न कर रहा है। देखो सैलरी सबकी मुझे मिल गई है, मुझे कुंबले और कमलेश की एग्जैक्ट सैलरी नहीं पता, बट इतना पता है कि कोई भी केस लेके चलो, 94356 लेके चलो या 93256 लेके चलो, हर हाल में कमलेश इज द वन हु इज अर्निंग द लीस्ट सैलरी, कुंबले इज द सेकंड लीस्ट। तो कमलेश भी कीर्ति का हस्बैंड नहीं हो सकता, करीम भी नहीं हो सकता, कुंबले ऑलरेडी नहीं है, तो कौन बचा? किशन बचा। किशन इज द हस्बैंड ऑफ कीर्ति। ठीक है, अब 2 ही लड़कियां बची हैं, एक है कुंती और एक है करीना। अगर कामली की शादी कुंती से हुई है तो इसका मतलब कमलेश की शादी करीना से हुई होगी, या फिर अगर कमलेश की शादी कुंती से हुई है तो कामली की शादी करीना से हुई होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट यहाँ पे बन गया। इसके बेसिस में हम ये चारों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बनाया कैसे हमने इसको, जो इन्फॉर्मेशन जितनी डायरेक्ट थी उतनी हमने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दी। ठीक है, उसके बाद जो इनडायरेक्ट थी उस साइड में हमने लिखा उसको। सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मेरे सामने थी कि x लेस देन 6 होना चाहिए, तो वहां हमने पॉसिबिलिटीज चेक करी, 5 और 4 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और 3 2 1 सेटिस्फाई हो रहा था x के लिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग कुंबले की सैलरी 2 3 4 हो जाती है। ठीक है जी, और बाकी उसके बाद जो वाइफ्स को अरेंज करना है वो मुश्किल यहाँ पे पार्ट नहीं था। सो हु अर्न्स 5 lakhs? 5 लाख कौन अर्न कर रहा है? करीम अर्न करता है, सो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। कीर्ति की शादी हुई है किशन के साथ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इफ कामली इज नॉट मैरिड टू कुंती, अगर कामली की शादी कुंती से नहीं हुई है, इसका मतलब कामली की शादी हुई है फिर करीना के साथ, तो कमलेश की शादी हुई होगी फिर कुंती के साथ। ठीक है, सो इफ कामली इज नॉट मैरिड टू कुंती हुज हस्बैंड इज अर्निंग द मिनिमम, उस केस हमें पता है कि जो मिनिमम अर्न कर रहा है वो कमलेश कर रहा है, कमलेश इज द वन अर्निंग मिनिमम। उस केस में कुंती जो है उसका हस्बैंड बनेगा कमलेश, सो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if the names of the persons are arranged in the increasing order of salary they earned, which of the following is true? अब मुझे पता है सबसे कम सैलरी है कमलेश की, सबसे ज्यादा है कामली की, तो कमलेश और कामली, कमलेश और कामली देखो तो ऑप्शन सी में बन रहा है। ठीक है, कमलेश और कामली ऑप्शन सी में बन रहा है आपके पास, कमलेश सबसे कम, कामली सबसे ज्यादा। ठीक है, बाकी चेक करना है कर सकते हैं, कुंबले नंबर 2 पे आ रहा है, फिर करीम आ रहा है 5 लाख के साथ, फिर किशन आ रहा है 6 लाख के साथ। राइट जी, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेट।
अब ये जो सेट हमारे पास है, ये अब हमारे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड सेट है। तो यहाँ पे बोला गया है 6 persons A B C D E F belong to 6 different professions among accountant, doctor, engineer, editor, painter, teacher. ठीक है, they are sitting around a circular table, not necessarily in the same order. Following information is known about their professions and seating arrangement. So doctor and teacher are adjacent to each other. B is either engineer or editor and so on. फिर हमारे पास यहाँ पे information है। अब देखो यार, जब लोग सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ रहे हैं, सर्कल के राउंड बैठ रहे हैं, तो वहां पे मेंशन होना चाहिए कि वेदर दे आर फेसिंग द सेंटर और दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। लेकिन हमें पता है सर्कुलर अरेंजमेंट में हमने पूरे 5 लेक्चर्स कर रखे हैं ऑलरेडी। तो उसमें हमें पता है कि हमने अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। फेसिंग टुवर्ड सेंटर भी कर सकते हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट फेसिंग टुवर्ड सेंटर करने से हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है। ठीक है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन को अरेंज करना इजी हो जाता है अगर हम फेसिंग टुवर्ड सेंटर अरेंज करके देखें तो। राइट जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, अगर देखो अगर सीधे लोगों को अरेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर साथ में उनके प्रोफेशन आ जाएं जैसे यहाँ पे है, या फिर उनके उनके फैमिली के रिलेशन आ जाएं, जो पॉसिबल होता है, तो वहां पे ना कई बार जो अरेंजमेंट्स दे रखी होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर एंड टीचर आर एडजेसेंट। अब कौन डॉक्टर है कौन टीचर है जब तक पता नहीं चलेगा, कैसे उनको एडजेसेंट बैठाओगे। ठीक है, ऐसे ही कई बार अगर फैमिली की के रिलेशंस की बात हो रही है, तो वहां पे बोला जैसे बोला जाता है दैट ए सिस्टर इज एडजेसेंट टू हर। ठीक है, कुछ ऐसे दे दिया जाए। अब ए की सिस्टर कौन है, बी की सिस्टर कौन है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे फैमिली की बात हो रही है, तो वहां पे आप कह सकते हो कि इजी रहता है अगर आप पहले फैमिली के मेंबर्स का रिलेशन आपस में डिसाइड कर लो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्योंकि प्रोफेशंस दे रखे हैं तो बेटर ये रहेगा अरेंजमेंट करने से पहले कि अगर हम कोशिश करें और इनके प्रोफेशंस को डिकोड कर लें कि कौन पर्सन किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, सो दैट जब अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। अब इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे सबके नाम लिख लेते हैं ABCDE। और अब यहाँ पे ये दिया गया है, देखो मैं भी कौन कहाँ बैठ रहा है उस पर नहीं आ रहा। यहाँ बोला गया बी इज इधर इंजीनियर और एडिटर। तो बी जो है वो या तो इंजीनियर है या फिर वो एडिटर है। ठीक है, बी इज इधर इंजीनियर और एडिटर। नीदर ए नॉर डी इज डॉक्टर। ना तो ए डॉक्टर है ना ही डी डॉक्टर है। बट वन ऑफ देम इज अकाउंटेंट। मतलब या तो ए अकाउंटेंट है या फिर डी अकाउंटेंट है। ठीक है जी। इंजीनियर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बाद में देखते हैं इसको। डॉक्टर इज सिटिंग ऑपोजिट एफ, इसको भी बाद में देखते हैं। इधर ई और एफ इज पेंटर। ई या एफ में से कोई एक पेंटर है, या ई पेंटर है या फिर एफ पेंटर है। ठीक है, इनमें से कोई एक पेंटर है। सी इज इधर एडिटर और अकाउंटेंट। अब यार यहाँ ध्यान दो, सी इज इधर एडिटर और अकाउंटेंट। सी के लिए इधर वर्ड यूज किया गया है कि या तो वो एडिटर होगा या अकाउंटेंट होगा। लेकिन ऊपर क्लियरली बोला गया है नीदर ए नॉट डी इज डॉक्टर बट वन ऑफ देम इज अकाउंटेंट। मतलब ए या डी में से एक बंदा पक्का अकाउंटेंट है। तो जब सी के बारे में इधर से बात हो रही है, इधर और से बात हो रही है, तो इसका मतलब सी अकाउंटेंट नहीं हो सकता। अकाउंटेंट या तो ए है या फिर डी है। तो सी जो होगा वो एडिटर होगा। सो सी इज एडिटर। अगर सी एडिटर हो गया तो बी एडिटर नहीं हो सकता, वो इंजीनियर ही होगा। तो यहां से आप इसको हटा सकते हो। इसका बी का प्रोफेशन डेफिनेटली पता चल गया वो इंजीनियर है। सी का डेफिनेटली पता चल गया वो एडिटर है। ठीक है, दो प्रोफेशन हमें डायरेक्टली डेफिनेटली पता चल चुके हैं। अब हमारे पास देखते हैं डॉक्टर कौन है। डॉक्टर कौन हो सकता है, देखो वहां क्लियरली मेंशन्ड है ए और डी में से कोई डॉक्टर नहीं है। नीदर ए नॉर डी इज डॉक्टर लिखा है वहां पे। ठीक है ना, नीदर ए नॉर डी इज डॉक्टर। ए डॉक्टर नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, बी और सी के प्रोफेशन पक्के पता चल गए हमें। बचा कौन, ई और एफ। मतलब ई और एफ में एक बंदा डॉक्टर है और दूसरा बंदा पेंटर है। ई और एफ में एक डॉक्टर है और दूसरा पेंटर है। ठीक है जी। अब यहां पे एक चीज लिखी है, देखो अगर ध्यान से, तो डॉक्टर इज सिटिंग ऑपोजिट एफ। डॉक्टर एफ के ऑपोजिट है। इसका मतलब एफ जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर तो ऑलरेडी एफ के ऑपोजिट बैठ रहा है। इसका मतलब डॉक्टर जो है एफ नहीं होगा, एफ जो है वो पेंटर होगा। विच मीन्स कि ई जो है वो डॉक्टर होना चाहिए। ई इज डॉक्टर। ई डॉक्टर है हमारे पास। अब देखो ई और एफ के प्रोफेशन भी डेफिनेटली हमें समझ आ रहे हैं। अब एक प्रोफेशन बचा टीचर का। टीचर की कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पे।
अब इतना पता है ए या डी में से एक अकाउंटेंट है तो दूसरा टीचर होगा, अगर ए अकाउंटेंट है तो डी टीचर होगा, और अगर ए डी अकाउंटेंट है तो फिर ए टीचर होना चाहिए। सो ए टीचर भी हो सकता है, ए अकाउंटेंट भी हो सकता है। चलिए अब इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। छह लोग हैं यहाँ पे हमारे पास। सो सबसे पहले लिखा है डॉक्टर एंड टीचर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। डॉक्टर एंड टीचर दे आर एडजेसेंट। ठीक है जी। बी इज इधर इंजीनियर, चलो छोड़ो इसको अभी। यहाँ लिखा है द इंजीनियर इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। इंजीनियर इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो यहां से शुरू करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो आप ए को यहां बिठा लो। अब अगर ए फेस कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। सो इंजीनियर यहां होना चाहिए। ठीक है, और इंजीनियर मुझे पता है कि बी है, सो बी यहां होगा। अब ए कौन है? ए अकाउंटेंट भी हो सकता है, ए टीचर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों, इसका मतलब यहाँ पे दो केस बना के देखने पड़ेंगे हमें। ए अकाउंटेंट भी हो सकता है, ए टीचर भी हो सकता है, उनके बारे में अभी पक्का नहीं पता कौन क्या है। तो ए मान लीजिए टीचर है, इसका मतलब दो केस बनेंगे यहाँ पे। एक तो जब ए टीचर है, और दूसरा केस हम बनाते हैं जब ए अकाउंटेंट है। तो एक और यहाँ पे अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट में ए यहाँ पे है तो वो अकाउंटेंट, उसको अकाउंटेंट लेके चलते हैं, और यहाँ पे बी है जो इंजीनियर है। नहीं सॉरी, ए के, ठीक है, ए के लिखा उसने, ए के राइट में है, नॉट अकाउंटेंट या टीचर, ये नहीं लिखा। ये लिखा है इंजीनियर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में सेकंड इंजीनियर है जो बी है। अब ए टीचर होगा तभी बी यहाँ आएगा, ए अकाउंटेंट होगा तभी बी यहीं आएगा। ठीक है, तो बी की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है डॉक्टर एंड टीचर आर एडजेसेंट। डॉक्टर एंड टीचर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर एक बार पहला केस बना के देखते हैं। अगर डॉक्टर और टीचर एडजेसेंट हैं तो डॉक्टर यहां भी हो सकता है, डॉक्टर इधर भी हो सकता है। बट अगर आप डॉक्टर को यहां रखते हो कि डॉक्टर यहां पे है, तो दिक्कत ये है कि यहां पे क्लियरली मेंशन है डॉक्टर इज ऑपोजिट एफ। इस केस में डॉक्टर जो है बी के ऑपोजिट आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब डॉक्टर यहां नहीं होगा, डॉक्टर इधर होना चाहिए। और डॉक्टर मुझे पता है कौन है, ई इज द डॉक्टर, तो ई यहां आ जाएगा, ई इज द डॉक्टर। ठीक है, और इसके सामने एफ आ जाएगा जो पेंटर है। इसके सामने एफ आ गया जो पेंटर है। और ये लिखा है एडिटर इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट इंजीनियर। ई जो है, सॉरी, एडिटर जो है वो इंजीनियर के ऑपोजिट नहीं है। एडिटर कौन है? एडिटर सी है, तो सी बी के ऑपोजिट नहीं है, तो सी यहां होना चाहिए जो एडिटर है। ठीक है, और बचा कौन? डी, तो डी यहां आ जाएगा। और इस केस में क्योंकि टीचर आपने ए को माना है तो डी अकाउंटेंट होगा। ठीक है जी, चलिए अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में आपने अकाउंटेंट यहां रखा है, राइट? तो अगेन डॉक्टर एंड टीचर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो डॉक्टर और टीचर अगर आपको एडजेसेंट रखने हैं तो इधर हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं हो सकते ना। यहाँ तो इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, तो डॉक्टर टीचर इकट्ठे रखने हैं तो या तो ये दो पोजीशंस होंगी या फिर ये दो पोजीशंस होंगी। बट इतना पता है डॉक्टर इज ऑपोजिट टू एफ, मतलब डॉक्टर आप यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ पे अगर आप डॉक्टर, अब कौन डॉक्टर है? डॉक्टर इज ई। ई को आप यहाँ नहीं रख सकते, ई को यहाँ रखेंगे तो वो बी के सामने आ जाएगा, ई को यहाँ रखेंगे तो वो ए के सामने आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ई डॉक्टर है तो वो इन दो पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो ई डॉक्टर सिर्फ यहीं आ सकता है। सो दिस इज द पोजीशन फॉर ई ओनली, ई यहीं आ सकता है, इज द डॉक्टर। ठीक है, उसके सामने कौन है? उसके सामने आपके पास एफ आएगा जो पेंटर है। डॉक्टर एंड टीचर दे आर एडजेसेंट। अब टीचर यहां भी हो सकता है, टीचर यहां भी हो सकता है। अगर मैं टीचर को यहां ले लूं ना, हु इज टीचर? टीचर इज, अब इस केस में टीचर जो होगा वो डी बनेगा। अगर आपने ए को अकाउंटेंट माना है तो डी टीचर होगा। अगर आप डी को टीचर को यहां रखते हो, अगर आप डी टीचर को यहां रखते हो तो सी इधर आ जाएगा। बट इस केस में सी एडिटर है, वो बी के ऑपोजिट आ गया, अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, सी जो एडिटर होगा वो बी के ऑपोजिट आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो सी यहां नहीं आ सकता, सी शुड बी हियर ओनली जो एडिटर है। इसका मतलब डी जो इस केस में टीचर होगा वो यहां आएगा। ठीक है, डॉक्टर एंड टीचर देयर एडजेसेंट।
डॉक्टर एंड टीचर दे आर एडजेसेंट, ऑलराइट जी, ठीक है। सो ये हमारे पास इसमें दो केस बन रहे हैं। अब मैं इसमें एक केस एलिमिनेट नहीं कर पा रहा क्योंकि हमें डेफिनेटली कुछ नहीं पता कि ये टीचर है या अकाउंटेंट है, वो हमें डेफिनेटली नहीं पता है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट द इंजीनियर। इंजीनियर के ऑपोजिट कौन है? इंजीनियर के ऑपोजिट बाय प्रोफेशन देखो तो अकाउंटेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, लेकिन अगर बाय नेम देखो तो डी ही आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ द डॉक्टर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, डॉक्टर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी आपका पहला केस बन रहा है। बी का लेफ्ट इधर होगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट पे डॉक्टर यहाँ आ रहा है, तो पहले केस की बात हो रही है। देन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के लेफ्ट पे कौन है? नो, डी इज अकाउंटेंट, इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर है, तो इसके लेफ्ट पे पेंटर बैठ रहा है, ठीक है। तो एफ पेंटर, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। ऑलराइट, टीचर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, टीचर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो पहले बोला है डॉक्टर एंड टीचर आर एडजेसेंट, तो पहले तो वैसे ही गलत हो गया, टीचर कैन नॉट बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉक्टर, टीचर और डॉक्टर तो वैसे ही इकट्ठे हैं, वो तो इन्फॉर्मेशन बता रही है। डी इज अकाउंटेंट, तो डी अकाउंटेंट हो भी सकता है, बट डेफिनेटली पूछा गया है, बट डी टीचर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसने बोला विच ऑफ फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो हमें आंसर वो मार्क करना है जो डेफिनेटली ट्रू होगा। तो डी टीचर हो, अकाउंटेंट हो सकता है, बट वो टीचर भी हो सकता है। सेम ए इज टीचर, ए टीचर हो भी सकता है एज इन द फर्स्ट केस, लेकिन वो अकाउंटेंट भी हो सकता है। सो थर्ड इज आल्सो रॉन्ग। फोर्थ कह रहा है ए इज ऑपोजिट एडिटर, ए सिटिंग ऑपोजिट एडिटर, वो ठीक है। अब ए चाहे टीचर हो चाहे अकाउंटेंट हो, दोनों ही केसेस में वो सी एडिटर के ऑपोजिट चल रहा है, सो डी इज द डेफिनेट आंसर, ठीक है जी। तो ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड सेट था। अगेन ये सेट इसलिए इजी बन पाया क्योंकि हमने पहले इनके प्रोफेशंस को डिकोड कर लिया था। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं बेसिक सेट्स, जो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ने अभी स्टार्ट किया है लॉजिकल रीजनिंग, और उनको इंफॉर्मेशन को पढ़ने में, समझने में, उनको अरेंज करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये सीरीज हमने बेसिकली उनके लिए बनाई हुई है। इस सीरीज के जो बाकी के जो लेक्चर्स हैं, जो सेशंस हैं, उनका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। मोरोवर अगर कोई एडवांस लेवल के सेट्स करना चाहता है कैट के, ठीक है, एडवांस कैट के जो सेट्स हैं अगर वो करने हैं, तो उसके लिए भी आ, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड सेट पे। थर्ड सेट कह रहा है 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी दे लिव ऑन 7 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर इज द फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बेसिकली फर्स्ट फ्लोर बोला जा रहा है, एंड द फ्लोर जस्ट अबव द फर्स्ट फ्लोर इज कंसिडर्ड सेकंड एंड सो ऑन। तो बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से 7 फ्लोर्स हैं, 7 पीपल आर रिजाइडिंग इन दीज फ्लोर्स। ईच पर्सन टेक्स एन एग्जाम ऑन ईच ऑफ द डेज, डेज आर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नो, हमारे पास यहाँ पे फिर 6-7 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस में हमें क्या अरेंज करना है। फ्लोर, ठीक है, एक तो फ्लोर देखने पड़ेंगे 1 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोर पहले फिक्स कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर देखेंगे कौन से फ्लोर पे कौन सा पर्सन आ रहा है, ठीक है, और किस दिन वो एग्जाम देने जाता है, राइट जी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक टेबल बनाते हैं इस तरह का, जिसमें पहले कॉलम के अंदर हमने फ्लोर को फिक्स कर लिया, ठीक है, और फिर उनके सामने पर्संस और डेज जिन दिनों पे वो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको हम अरेंज कर लेंगे। और यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको फ्लोर ही पहले अरेंज करना है या फ्लोर ही पहले फिक्स करना है, आप लोगों को भी फिक्स कर सकते हो, आप डेज ही फिक्स कर सकते हो। लेकिन ध्यान दो कि ना, अ, ऐसा कोई वैसे रूल तो नहीं है, कोई कोई मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा करना ही होता है, बट कभी भी अगर अगर पोजीशंस होती हैं, कभी कोई लोग किसी रेस में दौड़ रहे हैं, उनको उनकी पोजीशंस आपको अरेंज करनी है, ठीक है, या फिर लोगों को आपको फ्लोर वाइज अरेंज करना है। जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तो वहां पे इजी मेथड ये रहता है कि अगर आप फ्लोर्स को पहले फिक्स कर लो, या अगर लोग किसी रेस में दौड़ रहे हैं तो उनकी पोजीशंस को आप पहले फिक्स कर लो, ठीक है। नहीं तो होगा ये, अगर मान लीजिए मैंने फ्लोर पहले अरेंज नहीं किए होंगे, अगर मान लो मैंने लोगों को पहले अरेंज कर लिया ए बी सी डी ई, हो सकता है ए जो है वो पहले फ्लोर पे रहता हो, आपने उसको यहाँ साथ में भी लिख दिया हो, सबसे ऊपर लिख दिया हो, ठीक है ना। फिर जब दो लोग ऊपर नीचे रह रहे होंगे वो भी आपको कंफ्यूज करेंगे वहां पे कौन ऊपर नीचे है, क्योंकि आपका पहले फ्लोर वाला बंदा यहाँ होगा, दूसरे फ्लोर वाला बंदा यहाँ रहा होगा, ठीक है, तो वो दिक्कत आ जाती है वहां पे। तो बेटर ये रहता है कि आप पहले फ्लोर्स को अरेंज करो, उनके सामने आप लोगों को अरेंज करो, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जितनी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी पहले उसको फिल करेंगे, इनडायरेक्ट को साथ में लिखते जाएंगे, और फिर हम बाद में रिलेट करने की कोशिश करेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे फिट बैठता है। सो पहला पॉइंट कह रहा है देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन सीज फ्लोर एंड डीज फ्लोर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दैट ऑर्डर, मतलब
ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो सी के फ्लोर और डी के फ्लोर के बीच में 3 फ्लोर आते हैं। अब ये बड़ी मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको मैं यहाँ पे फिल कर सकूं डायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हो सकता है सी यहाँ पे हो, फिर 3 फ्लोर छोड़ के डी यहाँ पे हो, या सी यहाँ पे हो फिर 3 फ्लोर छोड़ के डी यहाँ पे हो, या सी यहाँ पे हो या डी यहाँ पे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इससे हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना याद रखना पड़ेगा कि सी और डी के फ्लोर में 3 फ्लोर्स का गैप होगा, सी ऊपर है डी नीचे है। Either B or E lives on the top floor. The person who lives on the top floor takes the exam on Wednesday. चलो, इतना तो क्लियर है कि जो भी बंदा टॉप फ्लोर पे रहता है उसका एग्जाम वेंसडे को है। कोई पर्सन या तो बी है या फिर वो ई है। ठीक है, अभी इतना समझ आ रहा है। नेक्स्ट इट सेज नीदर एफ नॉर जी टेक्स द एग्जाम ऑन ट्यूसडे एंड देयर इज वन पर्सन बिटवीन एफ फ्लोर एंड जी फ्लोर एंड ही टेक्स एग्जाम ऑन सैटरडे। अब एफ और जी के बीच में एक बंदा रहता है, एफ एक फ्लोर छोड़ के जी, या जी ऊपर हो सकता है एक फ्लोर छोड़ के एफ। तो ये ऐसे है, इसका मतलब एफ और जी के फ्लोर में एक फ्लोर का गैप है। एफ ऊपर हो सकता है, जी नीचे हो सकता है, या जी ऊपर हो सकता है, एफ नीचे हो सकता है, और जो भी पर्सन इनके बीच में रहता है उसका एग्जाम सैटरडे को होगा, और ये लोग खुद ट्यूसडे एग्जाम नहीं देते हैं। द पर्सन हु टेक्स एग्जाम ऑन ट्यूसडे डज नॉट लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। जिसका एग्जाम ट्यूसडे को है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता। मतलब जिसका एग्जाम ट्यूसडे है वो या तो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, या थर्ड पे, या फिफ्थ पे। सेवंथ पे नहीं रहेगा, क्योंकि सेवंथ वाले का ऑलरेडी हमें पता है कि वेंसडे को एग्जाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट सेज देयर आर ओनली 2 फ्लोर्स बिलो ए's फ्लोर। ए के फ्लोर के नीचे 2 फ्लोर है। अब ये पहली काम की इंफॉर्मेशन है। अगर ए के फ्लोर के नीचे 2 फ्लोर है तो ए शुड बी ऑन द थर्ड फ्लोर। ये फिक्स हो गया। सी टेक्स द एग्जाम इधर ऑन संडे और वेंसडे। सी का एग्जाम या संडे या वेंसडे, अब ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बिकॉज वेंसडे ऑलरेडी मुझे पता है बी या ई का जो भी बंदा टॉप पे रहेगा उसका एग्जाम होगा। तो सी का एग्जाम वेंसडे नहीं हो सकता, तो सी का एग्जाम संडे ही होना चाहिए। ठीक है, सी का एग्जाम संडे होगा। ओनली 2 persons live between B and G and one of them takes the exam on Monday। तो यहां से ये समझ आ रहा है कि B और G में 2 लोग हैं, तो B फिर 2 लोग छोड़ के G, या G ऊपर है 2 लोग छोड़ के B। ठीक है, और उनमें से जो 2 लोग हैं उनमें से एक का जो एग्जाम है वो मंडे को होता है। द पर्सन हु टेक्स द एग्जाम ऑन थर्सडे इज एडजेसेंट टू द पर्सन हु टेक्स द एग्जाम ऑन इधर सैटरडे और मंडे। चलिए जी, ये भी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट वाली भी। तो यही हमारे पास ले दे की इन्फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमें अब ये अरेंजमेंट करना है। तो कहां से शुरू करें इसको? एफ और जी को अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, बी और जी को अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब मुझे इतना पता है यार, टॉप पे या तो बी रहेगा या ई रहेगा। तो यही स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि टॉप पे बी या ई में से कोई एक है। लेट्स अज्यूम के टॉप पे ई रहता है। मान लो टॉप पे ई है। ठीक है, अब अगर टॉप पे ई है तो बी हम कहां एडजस्ट कर सकते हैं, चेक करते हैं उसको। मान लो कि बी यहां पे है, 2 फ्लोर छोड़ के जी आना चाहिए। ध्यान दो, जो भी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट थी मैंने साइड पे लिख दी है। ये लिखने का एक ही रीजन था कि मुझे बार बार पढ़ना ना पड़े। मुझे दिख रहा है यहाँ से कि बी और जी के बीच में 2 फ्लोर आएंगे, एफ और जी के बीच में 1 फ्लोर आएगा। ठीक है, वो दिख रहा है। तो इस और सी और डी के बीच में 3 फ्लोर आएंगे। तो मुझे बार बार वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि मैंने इनडायरेक्ट पार्ट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। यहीं से हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये अगर नहीं लिखते हो, इस तरह से आप नहीं बनाते हो, तो फिर आपको बार बार कहानी पढ़नी पड़ती है जो आपका टाइम वेस्ट करती है। ठीक है, तभी मैं कहता हूं जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है पहले फिल करो, जो इनडायरेक्ट है उसको साइड पे लिखते जाओ। और आपने बी को यहां रखा, 2 फ्लोर छोड़ के जी आना चाहिए, जी शुड बी हियर, नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी ए बैठा है वहां पे। अगर आप बी को यहां रखते हो, 2 फ्लोर छोड़ के जी यहां आएगा। ठीक है, अगर जी यहां आ गया तो जी और एफ के बीच में 1 फ्लोर होना चाहिए, तो वो नीचे की तरफ तो हो नहीं सकता, ऊपर की तरफ होना चाहिए वो। तो एफ यहां होना चाहिए। अब सी और डी के लिए क्या बचता है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, नॉट पॉसिबल, इनके बीच में 4 फ्लोर आ गए, नॉट 3 फ्लोर्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बी कैन नॉट बी ऑन द फिफ्थ आल्सो, बी कैनॉट बी ऑन सिक्स, कैनॉट बी ऑन फिफ्थ। अगर बी को फोर्थ पे लेके चलते हो तो जी यहां आ जाएगा। अब दिक्कत ये है कि जी और एफ के बीच में 2 लोग आ ही नहीं पाएंगे, सॉरी जी और एफ के बीच में एक पर्सन आ ही नहीं पाएगा। जी यहाँ पे है, एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे एफ होना चाहिए था, यहाँ तो ए बैठ रहा है। सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस केस में बी कैन नॉट बी द वन लिविंग अबव जी। बी जी के ऊपर नहीं रह सकता। बी नीचे रखोगे तो फिर तो जी नीचे आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो बी जी के ऊपर नहीं रहेगा, हो सकता है बी जी के नीचे रहता हो, ये भी देख सकते हैं हम। मान लो कि बी यहां रह रहा है, तो 2 लोग छोड़ के जी यहां रह रहा होगा। अब जी और एफ के बीच में एक पर्सन वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है।
अगर मैं उस पर्सन को ऊपर रखूं, एफ को ऊपर रखता हूं, तो सी और डी के लिए यही पोजीशन बचती हैं। अब सी और डी में 3 लोग आ ही नहीं रहे, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर मैंने एफ को ऊपर न रख के जी और एफ के बीच में अगर एक पर्सन रखना है, अगर एफ को यहां रख दूंगा, तो सी और डी के लिए यही पोजीशन बचती हैं। अगेन 3 लोग नहीं आ रहे, सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बी कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अगर आप बी को सेकंड पे रखते हो, तो 1 और 2 छोड़ के जी यहां आ जाएगा। अब इस केस में जी और एफ के बीच में आप एक पर्सन लगा ही नहीं सकते। जी के ऊपर एक पर्सन, एक फ्लोर छोड़ के पर्सन लगाएंगे तो ई आ रहा है, जी के नीचे एक बंदा छोड़ के लगाओगे तो ए आ रहा है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बी कैन नॉट बी ऑन द सेकंड। तो बी अगर फोर्थ पे रखते हो, तो 2 छोड़ के ऊपर जी यहां आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बी इस तरह से भी रेंज नहीं हो पा रहा। तो ये इसका मतलब जो हम पहले अज्यूम करके बैठे हैं कि ई इज ऑन द 7th फ्लोर, वो पॉसिबल नहीं है। सो ई कैन नॉट बी ऑन द 7th फ्लोर, ठीक है, ये गलत है। तो 7th फ्लोर पे कौन होगा फिर? बी जो होगा वो 7th फ्लोर पे जाएगा, बी हमारा 7th फ्लोर पे आएगा। अब 2 फ्लोर छोड़ के जी यहां आ जाएगा। अब जी और एफ के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, और वो पर्सन जी के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो वो पर्सन मान लीजिए जी के ऊपर है, एफ यहाँ पे है। अब सी और डी के बीच में अगर आपको 3 फ्लोर रखने हैं, तो यही पॉसिबिलिटी है कि सी यहां आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के डी यहां आ जाएगा और ई यहां आ जाएगा। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे उसने ये बोला है कि जो भी पर्सन जी और एफ के बीच में रहता है, उसका एग्जाम सैटरडे को है, ठीक है ना। यहाँ पे जी और एफ के बीच में सी है, तो सी का यहां से हमें क्या मिल रहा है कि सी का एग्जाम तो संडे होना चाहिए। सी का एग्जाम तो संडे बैठ रहा है, एज पर द पॉइंट नंबर 6 and 1, 6 and 2, सॉरी 6 and 2, ठीक है ना। सी का जो एग्जाम है वो संडे हो रहा है, बट ये कह रहा है कि जो भी पर्सन एफ और जी के बीच में बैठेगा, उसका एग्जाम सैटरडे होना चाहिए, सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एफ ऊपर नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ये फिर से मुझे इरेज करना पड़ेगा। इतना समझ आ रहा है कि बी यहाँ पे है, 2 छोड़ के जी यहाँ पे है, जी के ऊपर एफ नहीं हो सकता, जी के 1 छोड़ के एफ नीचे आएगा, एफ यहाँ आएगा 1 छोड़ के, सो दैट ए। अब देखो एफ और जी के बीच में ए आ रहा है, तो ए इज द वन जिसका एग्जाम सैटरडे होगा, ठीक है। और अब सी और डी कहाँ अरेंज करें, 3 लोग छोड़ के? तो देखो सी को यहाँ रखते हो तो 1 2 3 छोड़ के एफ आ रहा है, नॉट पॉसिबल। तो सी शुड बी हियर ओनली, सी यहाँ होगा तो डी यहाँ आना चाहिए, और सी का एग्जाम संडे होता है, ठीक है जी। अब एक ही पर्सन बच गया, ई, ई यहाँ आ जाएगा। तो हमने लोगों को अरेंज कर दिया। अब डेज अरेंज करने हैं। देखो अब मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ट्यूसडे, जिसका एग्जाम ट्यूसडे है, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है या थर्ड पे या फिफ्थ पे। देखो उसके लिए थर्ड वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, उसके लिए फिफ्थ वाला ऑप्शन भी गया, क्योंकि थर्ड वाले का एग्जाम सैटरडे को है, फिफ्थ वाले का संडे को है। तो फर्स्ट वाले जो जिसका एग्जाम ट्यूसडे को फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए, वो डी होना चाहिए, तो डी का एग्जाम ट्यूसडे होगा। फिर एक चीज और लिखिए बी और जी के लिए, दैट ओनली 2 persons लिव बिटवीन बी एंड जी एंड वन ऑफ देम टेक्स द एग्जाम ऑन मंडे। बी और जी के बीच में 2 लोग हैं और उनमें से एक का एग्जाम मंडे को है। देखो सी का एग्जाम संडे को है, बी और जी के बीच में रह रहे हैं ई और सी का एग्जाम संडे को है, तो ई का एग्जाम मंडे होना चाहिए। अब डेज कौन से बचे हमारे पास देखा जाए तो, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे निकल गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे बचा है हमारे लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु टेक्स द एग्जाम ऑन थर्सडे इज एडजेसेंट टू द पर्सन हु टेक्स द एग्जाम ऑन ईदर सैटरडे और मंडे। तो जिसका एग्जाम थर्सडे को है, उसका एग्जाम वो कहाँ बैठ रहा है, वो कहाँ रहता है, ही इज एडजेसेंट टू द वन जिसका एग्जाम सैटरडे या मंडे को है। अब मंडे को एग्जाम यार ई का है, तो थर्सडे वाला उसके एडजेसेंट तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो थर्सडे वाला किसके एडजेसेंट होगा फिर, सैटरडे वाले के। तो थर्सडे वाला अगर सैटरडे वाले के एडजेसेंट है, तो उसके सैटरडे के एडजेसेंट 2 पोजीशंस ओपन है, जी की भी और एफ की भी। इसका मतलब थर्सडे अगर जी एग्जाम देने जाता है, तो फ्राइडे एफ देने जाएगा एग्जाम, या फिर उल्टा हो सकता है, अगर एफ थर्सडे एग्जाम देने जाता है, तो जी फिर फ्राइडे देने जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे अरेंजमेंट बन रहा है, जिसकी बेसिस पे अब हम इजीली ये तीनों आंसर्स कर सकते हैं। हु लिव्स ऑन द 6th फ्लोर, कौन रह रहा है, ई रह रहा है जी। ए का एग्जाम किस दिन है, सैटरडे को है, और ई और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 3 लोग रह रहे हैं, ठीक है जी। सो अगेन जो ये सेट था अरेंजमेंट बेस्ड, ठीक है, अच्छा सेट था ये वाला भी।
बस आपको ध्यान ये रखना है यार कि हमेशा जो स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने शुरू में किया, जो जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो पहले फिल करो, ठीक है? इनडायरेक्ट को साइड पे लिखो। केस तो बनेंगे, मैंने भी यहाँ केसेस बनाए हैं, ऐसा नहीं है केस नहीं बनेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट ज्यादा होगी उतने ज्यादा केसेस बनेंगे, ठीक है ना? तो आई होप ये हमारे पास ये 6th सेशन था डिस्ट्रीब्यूशन का, और आई होप कि जो अगर आपने सारे 6 के 6 सेशंस अगर आपने देखे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी कि कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट्स को अप्रोच करना है, कैसे हमने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है पहले तो, फिर कैसे उसको हमने रिलेट करना है बाद में। ठीक है जी। तो अगर इस क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का ये लास्ट सेशन था, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये सेशन जो भी 6 सेशंस थे, अगर ये आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज इनको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी तरफ से इतना ही है। थैंक यू।